तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। इससे पहले आपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम को क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में ज़रूर पढ़ा होगा और यकीनन आप केमिकल इक्विलिब्रियम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जिस किस्म के रिएक्शंस का मुताला करेंगे वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो वैसे तो केमिकल रिएक्शन की आपके पास दो टाइप है, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, यानी कि इसमें होता है क्या है कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में वापस तब्दील नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन है बेटा हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नाम से ही जाहिर है बेटा, जो रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी हो, ऐसे रिएक्शन को क्या है बेटा? हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा और साथ के साथ क्या है बेटा? प्रोडक्ट भी जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को बेटा हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बेटा हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अगर हम कार्बन की बर्निंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और उसके नतीजे में आपके पास बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए बेटा ये एरो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन कितनी बेटा? एक डायरेक्शन है, ये यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? जो सिर्फ रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा बेटा किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टर में तब्दील नहीं होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो 100% प्रोसीड होगा अगर आप इसको करवाते हैं। क्लियर हो गई? इसी तरीके से बेटा आपके पास मीथेन है, इसकी बर्निंग करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और बनाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर वेपर्स। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। ठीक है ना, तो ये भी क्या बेटा? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में तब्दील होगा, प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टर में तब्दील नहीं होगा। ये भी क्या बेटा? 100% प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो ओपन कंटेनर में होते हैं। ठीक है, खुली फिजा में होते हैं। ठीक है, तो जबकि आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर आपने क्या है उसको करना है तो उसके लिए आपने क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की जानिब। तो अ रिएक्शन विच कैन गो इन दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो साथ के साथ और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो साथ के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, 4 मशहूर रिएक्शन जो आपकी किताब में दिए गए, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा पहला रिएक्शन है बेटा एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बेटा? आपके पास एस्टर बनता है, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दें, सिर्फ आप रिएक्शन को देख लें। तो एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन होगा। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो एसिड है और ये क्या बेटा? आपके पास अल्कोहल है। इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और आपके पास बनेगा बेटा एक एस्टर। ठीक है, अभी एस्टर गैस को छोड़ दें और इसमें क्या बना बेटा? आपके पास वाटर बना। तो शुरू में क्या होगा बेटा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या है बेटा? रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो प्रोडक्ट भी क्या है बेटा? आपस में रिएक्ट करेगा और वापस इधर तब्दील हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा? साथ के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा और साथ के साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए डबल एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा बेटा दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इनटू NO2। ठीक है, तो N2O4 क्या बेटा? डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बेटा? N2O4 गैस मौजूद है। सोचें अगर एक कंटेनर में या एक कंटेनर में क्या बेटा? इस गैस को हम इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेटा? हमारे पास एक कलरलेस गैस है। N2O4 क्या बेटा? आपके पास एक कलरलेस गैस है। ठीक है, तो इसमें हम इस गैस को भरते हैं, टाइम गुजरेगा तो ये गैस क्या बेटा? डिकम्पोज हो जाएगी किसमें? NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये तो कलरलेस गैस है, लेकिन ये क्या बेटा? एक कलर्ड गैस है। ये क्या बेटा? एक कलर्ड गैस है। ठीक है, तो जैसे ही क्या बेटा? टाइम गुजरना शुरू होगा तो ये गैस जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो ये गैस जैसे ही बनना शुरू होगी तो यहाँ पे क्या बेटा? कलर अपेयर होना शुरू होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि बेटा कलर की जो इंटेंसिटी है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या बेटा? रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, यानी कि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो रिएक्शन असल में स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन पीछे बैकवर्ड में चल रहा होता है। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन की जो चेंजिंग है उसमें रुकावट आ जाती है, इसको हम सीखेंगे अभी। तीसरा रिएक्शन बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर बॉश प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी देख ले बेटा, एक मशहूर रिएक्शन है जिसमें अमोनिया की प्रिपरेशन होती है बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है,
तो इसमें भी क्या बेटा, जब आपके पास रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और जैसे प्रोडक्ट बनेगा वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा बेटा चौथा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एलिमेंटल गैसेस, ठीक है। तो ये एलिमेंटल गैसेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी आपके पास एलिमेंटल गैसेज है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो आपके पास बनेगा बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर। ये भी क्या है बेटा आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये सब तमाम रिएक्शन जो है ये मुकम्मल नहीं होते, ठीक है, और इन तमाम रिएक्शंस को हम किस में करते हैं बेटा, क्लोज कंटेनर में करते हैं, तभी ये रिएक्शन जो है वो हो पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें तो आसानी आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को देख लेते। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमें उस रिवर्सिबल रिएक्शन को करवाना है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सोचे हम क्या है बेटा, रिएक्टेंट को लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्शन करती है, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास कुछ भी नहीं, तो रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्शन करेगी और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जैसे ही जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो प्रोडक्ट भी जो है वो आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब शुरू में होता है क्या बेटा, आपके पास रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो दोनों साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर हो जाती है, ठीक है। जब दोनों साइड में रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट साइड में भी जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस स्टेट को हम कहते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है, ठीक है। तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं बेटा, हमारे पास है द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर एट द सेम रेट, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है। उसमें क्या होता है बेटा, जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो एक ही रफ्तार से हो रहा होता है, एक ही रेट से हो रहा होता है, ठीक है। और उसमें क्या है बेटा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है, ये इसलिए कांस्टेंट हो जाता है बेटा, जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार सेम हो जाए तो इस वजह से क्या है बेटा, कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो इसकी मिसाल आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। नट्स एंड बोल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे बेटा नट्स एंड बोल्ट की रिप्रेजेंटेशन की मदद से, ठीक है। तो इसमें आपको 3 कंटेनर दिख रहा होगा, ये असल में है एक ही कंटेनर लेकिन ये इनकी मुख्तलिफ हालतें हैं, ठीक है। तो शुरू में देखें बेटा, हमारे पास एक कंटेनर नंबर ए में इनिशियल कंसनट्रेशन है जिसमें आपके पास 10 बोल्ट है और 10 नट है, ठीक है। तो जैसे सोचिए रिएक्शन आगे बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, 2 बोल्ट में 2 नट जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कंटेनर नंबर बी में देखें, आपको प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो 2 बोल्ट में क्या है बेटा, 2 नट जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है, जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए कंसंट्रेशन में कमी वाकई हो गई, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ और सिर्फ बचा है अब 8 बोल्ट और 8 नट, ठीक है। तो सोचें रिएक्शन और आगे बढ़ता है तो अब उसमें क्या होता है बेटा, देखिए बेटा 4 जो है नट और 4 जो बोल्ट है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट साइड में तब्दील हो जाती हैं। तो देखिए बेटा प्रोडक्ट साइड में इजाफा हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में टोटल 6 पार्टिकल्स मौजूद है हमारे पास नट और बोल्ट के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो रिएक्टेंट साइड में अगर कोई नट बोल्ट आपस में जुड़ भी जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट साइड से वो नट बोल्ट खुल के वापस आ जाएगा, ठीक है। तो सोचिए अगर रिएक्टेंट साइड में 2 नट बोल्ट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट साइड से 2 नट बोल्ट खुल के वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा इक्विलिब्रियम के मायने, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में तब्दीली इसलिए नहीं आती क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन असल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। बस क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हमें कोई तब्दीली नहीं दिखती, ठीक है। तो बेटा जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो रिएक्शन जो है वो चलता रहता है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक सवाल हो सकता है कि भाई जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इन नेचर है कि डायनामिक इन नेचर है, ठीक है। स्टैटिक इन नेचर यानी केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है या रिएक्शन चलता ही रहता है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल होने के बाद जो है वो रिएक्शन जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन
नेचर, रिएक्शन चलता ही रहता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है, बिकॉज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर टेकिंग एट द सेम रेट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बट द कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो उम्मीद करते बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को आप आसानी समझ गए होंगे। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम समझते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक रिएक्शन लिया है जो कि मौजूद है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है। तो जब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो आयोडीन गैस जो है वो आपके पास पर्पल इन कलर है, ठीक है। तो जब क्या बेटा इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और इन दोनों का रिएक्शन किस में होगा बेटा, एक क्लोज वेसल में होगा, किस में होगा बेटा, एक क्लोज वेसल में होगा, ठीक है। तो सोचिए बेटा जो आपके पास आयोडीन है इसका साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, बनस्बत हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर देखिए बेटा मैं यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लेता हूँ और 3 आयोडीन लेता हूँ, ठीक है, 3 हाइड्रोजन और 3 आयोडीन, ठीक है। देख सकते हैं ये जो छोटा छोटा बना रहा हूँ ये क्या बेटा आपके पास हाइड्रोजन है और ये क्या बेटा, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये आयोडीन है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये क्या बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्या है बेटा आयोडीन। तो एक क्लोज फ्लास्क में मैंने 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिए और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो जैसे इनके दरमियान क्या बेटा रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो इसके साथ ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें इसके दरमियान ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये तो इसी तरीके से मौजूद है, जो मौजूद है वो तो इस तरीके से ये देखें, ठीक है, ये अपनी हालत में वैसे ही मौजूद है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है। इनके दरमियान रिएक्शन हुआ तो इनके दरमियान जब रिएक्शन हुआ तो आप देखिए बेटा क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बेटा, ये है आयोडीन और ये है हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों आपस में लिंक हो गए, क्या बन गया बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ लिंक हुआ तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो देखिए बेटा क्या है बेटा, जब आपके पास 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ तो आपके पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बेटा 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ तो बना हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो रिएक्शन तो अभी शुरू हुआ है, रिएक्शन और आगे प्रोसीड होगा और एक जगह आगे क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन में जो तब्दीली है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन में तब्दीली रुक जाए तो हम कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है, ठीक है। तो एक और फ्लास्क बनाता हूँ, ठीक है, ये ओपन होना चाहिए, क्लोज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा आप देखें ये आपस में इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, ये इसी तरीके से मौजूद है, ठीक है, ये इसी तरीके से। तो ये यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो ये बन गया बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड इसी तरीके से मौजूद है, क्लियर। तो अब क्या है बेटा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में तब्दीली है वो रुक जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी तब्दीली नहीं आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। तो सोचिए मिसाल के तौर पे अगर इनके दरमियान रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो होता ही रहता है, रिएक्शन तो होते ही रहता है। सोचिए मिसाल के तौर पे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या है बेटा ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या है बेटा ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है, ठीक है। तो रिएक्शन तो होता ही रहता है। अब सोचिए ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्शन किया, ठीक है। तो देखें क्या होगा बेटा ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों क्या है बेटा अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो गए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे बेटा अगर ये दोनों दोबारा रिएक्ट करते हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो रिएक्शन चलता रहता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो सोचिए बेटा अगर आप शुरू में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस लेते हैं, ठीक है, शुरू में इस कंटेनर का कलर आपके पास क्या होगा बेटा डार्क पर्पल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगा आगे बस आयोडीन की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ठीक है, और जो फाइनल आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा उस फ्लास्क में आपके पास क्या होगा बेटा लाइट कलर होगा, ठीक है, जो पर्पल कलर होगा वो लाइट हो जाएगा। इसको आप इस पिक्चर में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा रिएक्शन से पहले जो आपके पास फ्लास्क का कलर है वो डार्क पर्पल है, ठीक है, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम कायम होता है तो पर्पल कलर जो है वो बहुत लाइट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो आपके पास आयोडीन है जो पर्पल कलर में है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो चुका है, ठीक है, जो कि कलरलेस हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप किसी डार्क कलर में कोई कलरलेस चीज़ आ जाए तो उसका कलर क्या है बेटा फीका पड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं बेटा। तो ग्राफ में हम 2 तरीके समझेंगे, एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, एक रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ठीक है, और प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब आप रिएक्शन शुरू करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस होगी और ये नहीं होगा, ठीक है।
तो देखिए बेटा ग्राफ में वाई एक्सिस पे हमारे पास है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ये मोलैरिटी की यूनिट है, ठीक है। क्लास 9 आपने इसको पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है मोलैरिटी की यूनिट के हवाले से। और एक्स एक्सिस पर क्या है बेटा आपके पास टाइम है, तो इस तरफ बढ़ने में बेटा टाइम में इजाफा होगा, और अगर क्या है बेटा ग्राफ ऊपर जाता है तो कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप रिएक्शन शुरू करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, तो ये रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन में क्या है बेटा कमी आएगी, ठीक है। लेकिन 0 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, और 0 सेकंड पे इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इधर क्या है बेटा आपके पास 0 सेकंड है, ठीक है। तो देखिए बेटा ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे बेटा हमारे पास है ये रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास H2I2, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा 0। ये प्रोडक्ट का कर्व है हमारे पास, ठीक है, और ये रिएक्टेंट का कर्व है, ठीक है। तो 0 सेकंड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा 0 है, ठीक है। तो क्या है बेटा जैसे ही टाइम गुजरता है रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो क्या है बेटा आपके पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इसमें कमी आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या है बेटा कमी आएगी। तो ग्राफ के नीचे आने का मतलब क्या है बेटा कंसंट्रेशन में कमी आ रही, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है बेटा, देखें ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये सीधा हो गया, ये जो कर्व यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा स्ट्रेट हो गया। ये स्ट्रेट होने का मतलब क्या है बेटा, आप कंसंट्रेशन में कोई कमी वाकई नहीं हो रही, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो जैसे ही क्या है बेटा रिएक्टेंट में कमी आ रही थी, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा इजाफा होगा। सोचिए रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट में इजाफा, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट में इजाफा, तो रिएक्टेंट में कमी आ रही और प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, रिएक्टेंट में कमी आ रही और प्रोडक्ट में इजाफा। ये देखिए रिएक्टेंट में कमी प्रोडक्ट में इजाफा, रिएक्टेंट में कमी प्रोडक्ट में इजाफा। और उसके बाद क्या बेटा दोनों लाइन जो है, दोनों कर्व जो है वो स्ट्रेट हो गए, दोनों कर्व जो है वो क्या हो गए बेटा स्ट्रेट हो गए। इसका मतलब क्या बेटा आप कंसंट्रेशन में कोई कमी वाकई नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इसको आप बैक हैंड पे क्या है बेटा डॉट डॉट लगा के इसको एक्सटेंड करें, ठीक है। और यहाँ पे जो रीडिंग हो उसके हिसाब से आप इसकी कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करनी है, तो जैसे ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो रही है, तो यहाँ से क्या बेटा इसको बैक पे एक्सटेंड करें और इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लें वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कायम कब हुआ बेटा, जब क्या है बेटा कंसंट्रेशन में तब्दीली है वो क्या हो गई बेटा कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आ रही, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आ रही, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम हासिल हो गया, तो इसके दरमियान क्या बेटा हम इस तरीके से लाइन लगा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम हमें हासिल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में तब्दीली है वो रुक चुकी है, ठीक है। तो देखिए बेटा वेरिएशन इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 रिएक्टेंट, ठीक है, वेरिएशन आया, चेंज आया, एंड HI प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में चेंज आया, प्रोडक्ट में भी चेंज आया, रिएक्टेंट में कमी प्रोडक्ट में इजाफा, ठीक है, विद टाइम इंडिकेटिंग दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए बेटा अब इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ है, वाई एक्सिस पे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पर है बेटा आपके पास टाइम। तो एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, तो आगे बढ़ेंगे तो टाइम में इजाफा होगा, और ऊपर जाने में क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होगा, ठीक है। तो शुरू में आपके पास रिएक्टेंट होता है, ठीक है, तो इसके क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्या बेटा इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास H2I2 है, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन की जानिब जा रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। तो शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कमी वाकई होगी, ठीक है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, और ये जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या है बेटा जैसे आपके पास रिएक्शन शुरू होता है H2I2 से रिएक्ट करता है, ठीक है, शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आएगी, तो जैसे जैसे क्या है बेटा आपके पास कंसंट्रेशन में कमी रेट ऑफ रिएक्शन में कमी, ठीक है, कंसंट्रेशन में कमी रेट ऑफ रिएक्शन में कमी। और एक वक्त ऐसा है बेटा ये जो लाइन है, ये जो कर्व है ये स्ट्रेट हो गया, एक वक्त ऐसा है ये जो कर्व है आपके पास ये क्या हो गया बेटा स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो क्या है बेटा जैसे जैसे क्या है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में कमी आई, जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में कमी आई, वैसे वैसे क्या है बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन की रेट में इजाफा होगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में कमी आई, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये वापस रिकम्पोज हो रहा है किसमें बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन में, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में इजाफा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में इजाफा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी, बैकवर्ड रिएक्शन में इजाफा, फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी, बैकवर्ड रिएक्शन में इजाफा। और एक वक्त ऐसा आया कि बेटा जो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल हो गए, जो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो चुका है, ठीक है। तो देखिए बेटा वेरिएशन इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो दोनों की रिएक्शन में क्या है बेटा वेरिएशन आया विद टाइम,
टाइम जो चेंज हुआ। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द वैल्यू ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो चुकी है। तो अगर आपने रेट मालूम करना है तो आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दें तो आपको रेट पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा, आपके पास इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखिए बेटा, इस रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो शुरू में आप हाइड्रोजन और आयोडीन को लेते हैं, तो शुरू में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और शुरू में एट 0 सेकंड में ये तो आपके पास होगा ही नहीं, जैसे टाइम गुजरेगा ये थोड़ा सा बनेगा, ठीक है। इसमें कमी आएगी और इसमें इजाफा होगा, ठीक है। तो जब इसमें कमी आएगी तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आएगी, ठीक है। और जब इसमें ज़्यादा इजाफा होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो शुरू में क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और शुरू में जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा। फिर क्या होगा बेटा, फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आते जाएगी, ठीक है। जब इसमें कमी आते जाएगी इसमें इजाफा होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखें, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कमी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में कमी, बैकवर्ड रिएक्शन में इजाफा, ठीक है। और एक पॉइंट आया, दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम कायम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इक्विलिब्रियम को समझ लिया। अब हम क्या बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके बाद इसके कुछ तरीकेकार को जानेंगे कि इक्विलिब्रियम हासिल हो गया, हमें पता कैसे चलेगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए कुछ कंडीशंस को हमें मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा, पहली कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश इफ इट इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तभी हासिल होगा जब आप कोई रिएक्शन क्लोज वेसल में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप खुले वेसल में करेंगे तो रिएक्टर से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम जब भी कायम होगा क्लोज वेसल में होगा, बिकॉज इन दिस सिस्टम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिकल कांट बी एस्केप आउट, क्लियर है। तो दूसरी कंडीशन है बेटा टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इन तीनों वेरिएबल में से अगर आप किसी में भी चेंजिंग लाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी पूरे ओवरऑल रिएक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ दिस वेरिएबल इज चेंज द सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक में भी अगर तब्दीली आती है इक्विलिब्रियम हासिल करने के बाद तो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है, द रेट इन दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए आपके पास क्या बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके जो आपके पास जो सिस्टम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। और चौथी कंडीशन है बेटा आपके पास दी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट शुड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब आपके पास इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है या अगर इक्विलिब्रियम हासिल करना है तो आपके पास क्या बेटा, जो रिएक्टर की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो जब रिएक्टर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो आप समझ जाइएगा बेटा आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है, ठीक है। द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी ऑफ देम कॉजेज द इक्विलिब्रियम टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। तो अगर आप क्लोज वेसल में से कोई से भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम आपका हमेशा क्लोज ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक रिएक्शन अगर हमारे पास हो रहा है तो हम किस तरीके से पता करेंगे बेटा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हासिल हो चुका है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। तो पहला है हमारे पास बेटा फिजिकल मेथड, दूसरा है बेटा केमिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए, ठीक है। जबकि इसके अलावा आपके पास केमिकल मेथड है, इसमें क्या है बेटा, हम केमिकल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो हर रिएक्शन की एक खास वैल्यू होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Kc से। तो अगर मैं कहीं पे Kc लिखूँ तो आप समझ जाइएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो फिजिकल मेथड में क्या बेटा, हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के मेरे पास ये एक सैम्पल है, ठीक है, ये रिएक्शन मिक्सचर इसमें मौजूद, ठीक है। तो मैं क्या बेटा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करूँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बेटा इस रिएक्शन मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा दूसरी जानिब जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बेटा हमारी जो डिवाइस है वो उसको मेजर करेगी और हमें बताएगी कि जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है ये कितने % लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो क्या बेटा अगर इसमें रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या है बेटा % एब्जॉर्बेंस की वैल्यू में क्या है बेटा हर वक्त चेंज आएगा, ठीक है। तो जब क्या अगर इसमें इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, ठीक है, जब इसमें क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो अगर आप क्या है बेटा इसमें से लाइट रेस को गुजारते हैं तो % एब्जॉर्बेंस आपके पास क्या आएगी बेटा कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो पहली बार आपने लाइट रेस को गुजारा इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद, तो यहाँ पे % एब्जॉर्बेंस मशीन ने कैलकुलेट किया मिसाल के पास 70%, ठीक है।
तो यहाँ से क्या है बेटा, दोबारा लाइट जा रही है, दोबारा परसेंटेज एब्जॉर्बेंस आई आपके पास 70%, दोबारा लाइट गई, ठीक है, दोबारा आपके पास वैल्यू आई परसेंटेज एब्जॉर्बेंस 70%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कायम हो चुका है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। देखिए बेटा इसमें होता क्या है, इन दिस मैथड स्पेसिफिक रेडिएशन लाइक यूवी विजिबल IR, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर आप यूवी से IR की जानिब जाएं तो इसमें क्या बेटा, वेव लेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। तो कभी भी आप इस फिजिकल मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप जो है ज़िंदगी में वो विजिबल लाइट वेव्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी जो अवेलेबल होता है वो हमें विजिबल होता है, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशन में। तो इन दिस मैथड स्पेसिफिक रेडिएशन लाइक यूवी विजिबल IR, ठीक है, इसको पास करेंगे किससे बेटा, रिएक्शन मिक्सचर से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और होगा क्या, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है। तो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और मशीन हमें क्या बताएगी बेटा, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस बताएगी, ठीक है। और जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हमें क्या बताती है बेटा, परसेंट एब्जॉर्बेंस बताती है, ठीक है। तो बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के मुताबिक जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और नोटेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इन तमाम प्रोसीजर को कौन नोट करता है बेटा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है, ठीक है। और जब आपके पास परसेंटेज ऑब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कायम हो चुका है। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा दी परसेंटेज एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस रेडिएशन डिटरमिन्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो परसेंटेज एब्जॉर्बेंस की वजह से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं देख रहे, यहाँ पे से आपको बताने का मकसद था कि बेटा जो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और कांस्टेंट मालूम करते हैं वो क्या बेटा, दो तरीके से करते हैं। एक फिजिकल मेथड के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए तो आपने देख लिया। तो इसमें होता है क्या बेटा, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके पास एक क्यूबिट होता है, ठीक है, इस किस्म का होता है। इसमें क्या बेटा, हम अपने रिएक्शन मिक्सचर को भरते हैं, ठीक है। और रिएक्शन मिक्सचर को इसमें भरने के बाद क्या बेटा, इसको हम रख देते हैं बेटा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या बेटा, लाइट रेज आती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या बेटा, लाइट रेज आती है। इसमें क्या बेटा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और चंद अमाउंट में जो है लाइट रेज में से बाहर आती है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है बेटा, इसको कैलकुलेट करता है और बताता है कि बेटा परसेंटेज एब्जॉर्बेंस क्या है इस रिएक्शन मिक्सचर की, ठीक है। तो परसेंटेज एब्जॉर्बेंस हम मालूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कायम हुआ है कि नहीं। क्लियर हो गया बेटा। दूसरा मेथड बेटा हमारे पास केमिकल मेथड। तो इस केमिकल मेथड में हम सबसे पहले एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, वो है एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। या आपके पास एसिड है या आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इनका रिएक्शन होगा, आपके पास एस्टर बनेगा और वाटर, ठीक है। तो इनके दौरान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कायम होगा वो हम मालूम करेंगे केमिकल मेथड यानी केमिकल रिएक्शन की मदद से, ठीक है। तो हमें क्या बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया गया है जो कि Kc है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4.0, ठीक है। तो इस रिएक्शन का एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो है बेटा 4.0 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो सोचे बेटा हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बेटा, जो इसकी वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अगर तो वो 4.0 आ जाती है, अगर तो वो 4.0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हासिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं करना, सिर्फ हमें सीखना है कि हम किस तरीके से मालूम करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप इस रिएक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, तो जब आप इस रिएक्शन को शुरू करने जाएंगे तो प्रोडक्ट में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो सोचे बेटा आपके पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, सोचे जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, सोचे रिएक्टेंट की आपके पास है A, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है आपके पास A, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इथाइल अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो A है, ठीक है। यहाँ हम नंबर नहीं लिख रहे, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ रहे हैं। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है A, इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन है आपके पास A, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अगर दोनों के साथ A लिखा हुआ है, इसके साथ भी A लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, सेम। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी 1 मोल्स पर dm³ है और अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो भी है बेटा 1 मोल पर dm³, लेकिन हम यहाँ पे कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन है A, इसकी भी कंसंट्रेशन है A, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सोचिए रिएक्शन शुरू हो गया और इक्विलिब्रियम कायम हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया और इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो गया, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना बेटा x मोल, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना वो आपके पास कितना बना बेटा, x मोल, ठीक है।
इक्विलिब्रियम कायम हो गया, प्रोडक्ट बना बेटा आपके पास एक्स मोल, प्रोडक्ट बना आपके पास एक्स मोल, ठीक है। तो ये एक्स मोल किस तरीके से बना, तो बेटा जब आपके पास रिएक्टेंट में से एक्स मोल निकलेगा तभी तो आपके पास जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट में से एक्स मोल निकलेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। तो देखें बेटा हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट में से क्या बेटा एक्स मोल जो है वो माइनस हो गया, इस रिएक्टेंट में से एक्स मोल माइनस हुआ, तो अगर इसमें से एक्स मोल निकलेगा तो इसमें से भी तो एक्स मोल निकलेगा, ठीक है। इसमें भी से भी क्या है बेटा एक्स मोल निकला, ठीक है। तो क्या है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा, देखिए एसिटिक एसिड अगर हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। और ये जो आपके पास मौजूद है बेटा एस्टर ये है 0 और वाटर भी आपके पास 0 है, ठीक है। ये बात तो क्लियर। तो देखिए बेटा हो रहा क्या बेटा हमारे पास, तो सोचिए अगर क्या है बेटा हमारे पास जो एस्टर है वो आता है हमारे पास क्या बेटा 0.66 आता है, 0.66 आता है, वाटर भी क्या आता है बेटा 0.66 मोल आता है, ठीक है। तो 0.66 मोल कैसे आएगा, तो जब क्या है बेटा 1 में से 0.666 और 1 में से 0.666 निकल जाए तभी तो आपके पास 0.66 आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसको छोड़ दें, इसको हमें नहीं देखना, ठीक है। तो अब सोचिए बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये है बेटा रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन, ये है बेटा प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती, हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन आ चुका है। तो अगर हमें क्या है बेटा फॉर्मूले की मदद से क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो ये हमने कंसंट्रेशन मालूम करी है ये बेटा केमिकल मेथड के जरिए से मालूम की है, ठीक है, ये ऐसे मालूम नहीं की। तो हम केमिकल मेथड को तो पढ़, लेकिन हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, हमें क्या है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता चल गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही पता चल गई, तो हम यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं लेकिन आपने इसको याद कर लेना। देखें केसी जो है, अगर आपने केसी मालूम करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है, ठीक है, तो आपने ऊपर रखनी है बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रखनी है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सोचिए बेटा प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट में हमारे पास है CH3 COO C2H5, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और एक और प्रोडक्ट क्या है बेटा आपके पास H2। तो ऊपर रखनी है आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रखनी है बेटा आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CH3 COOH, ठीक है। और इसके अलावा गया बेटा C2H5OH, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन लिख देते बेटा, जो आपके पास इथाइल एसीटेट है एस्टर है, इसी कंसंट्रेशन है आपके पास X, ठीक है, क्लियर। वाटर की कंसंट्रेशन है आपके पास वो भी है X, ठीक है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है आपके पास A-X, ठीक है, क्लियर। और आपके पास जो इथाइल अल्कोहल है इसी कंसंट्रेशन है बेटा A-X, ठीक है, क्लियर। और जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x से x तो आपके पास आएगा बेटा x², ठीक है। और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे A-X, ठीक है, और A-X, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू ज़रूर आती, वो क्या आती बेटा 4.0 आती है, अगर तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक तरीका जाना है कि हम इस तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सोचिए अगर रिएक्शन में क्या है बेटा इक्विलिब्रियम हासिल आ जाता, तो हम जब जब कैलकुलेशन करते हैं, जब हम क्या है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेके इस फॉर्मूले में फीड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या है बेटा केसी की वैल्यू क्या आती है बेटा कांस्टेंट आती है। हम 3 बार करें तो सोचिए रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपने शुरू में ही क्या है बेटा रिएक्शन मिक्सचर निकाल लिया, तो अगर आप उस टाइम केसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है बेटा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आपने पहले बार निकाला केसी की वैल्यू मिसाल के बेटा 2 आई, ठीक है, दूसरे बार निकाला केसी की वैल्यू 3 आई, ठीक है। पहले बार निकाला केसी की वैल्यू 2 आई, दूसरे बार किया केसी की वैल्यू 3 आई, चौथे बार किया बेटा केसी की वैल्यू 4, पाँचवीं बार किया केसी की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 4 आई, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवीं बार किया केसी की वैल्यू क्या आई बेटा 4 आई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हासिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम मामला जो है वो क्लियर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब तक के लिए जरा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।